हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू। मेरा नाम है स्नेहा और आप सभी जैसे जानते हैं कि हमने एक पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है जो क्लास 11-12 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक है। उनसे आए हुए जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनसे हम डेली के 20-20 पीवाईक्यूज देखते हैं, वो भी पूरी व्याख्या के साथ में, जो कि हमारी सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें अभी तक 2 वीडियोज आ चुके हैं, आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज ये अपना पार्ट 3 रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है कि उच्च श्रेणी के लिए मानव विकास सूचकांक के स्कोर 2023-24 की सीमा के बीच होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि उच्च श्रेणी के लिए मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर है वो किस किस के बीच में रहता है। ऑप्शन एक है 0.750 से 0.849, दूसरा है 0.700 से 0.799, तीसरा है 0.650 से 0.749, चौथा है 0.66 से 0.699। तो इसमें पूछा उच्च श्रेणी का। ठीक है, तो जो मानव विकास सूचकांक है उसको जो है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अति उच्च श्रेणी। ठीक है, अति उच्च श्रेणी। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि ना, मतलब दिमाग में चीजें सही चल रही होती हैं लेकिन यहाँ लिखते टाइम और बोलते टाइम है ना, वो चीजें मतलब कुछ गलत लिखा जाता है या फिर कुछ गलत बोला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आ नहीं रहा है, इसका मतलब है कि चीजें हम लिखते लिखते दिमाग कहीं और चला जाता है तो वो पता नहीं रहता। ठीक है, तो कुछ बच्चों का कल जो फर्स्ट इसकी वीडियो थी उसमें ये था कि जो पश्चिमी रेलवे और पूर्वी रेलवे, उसको मैंने उल्टा बता दिया था कि जो पूर्वी रेलवे है वो कोलकाता है और पश्चिमी रेलवे मुंबई है। ठीक है, ये सही था और मैंने उसको उल्टा बता दिया था। और दूसरा ये कि कुछ स्टूडेंट का मैसेज था कि जो रेलवे जोन है वो 19 हैं। देखो 19 हैं लेकिन जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है उसमें सिर्फ 16 दिए हुए हैं और जो मैं आंसर बताती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बताती हूँ और क्वेश्चन भी जो एनसीईआरटी से आए हुए हैं वही हम देख रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी थोड़ा सा आप लोग भी समझ जाया करो। ठीक है, पहला है अति उच्च श्रेणी। ठीक है, दूसरा आता है उच्च श्रेणी, उच्च श्रेणी, तीसरा है मध्यम श्रेणी, मध्यम श्रेणी, और चौथा है निम्न श्रेणी। निम्न श्रेणी। देखो इन क्वेश्चनों को पूरे डिटेल में करने के पीछे अपना एक ही मकसद होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ इसके आसपास से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा वो करेक्ट हो जाए। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे भी यहीं से जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि निम्न श्रेणी का कितना होता है, 0.549। ठीक है, फिर आएगा मध्यम श्रेणी का कितना आएगा 0.550 से 0.699। ठीक है, फिर है उच्च श्रेणी में कितना आ जाएगा 0.700 से 0.799। ठीक है, ये इनका स्कोर है। फिर जो सबसे मतलब अति उच्च श्रेणी है उसका कितना हो जाएगा 0.800 से अधिक, और जो निम्न श्रेणी है उसमें 0.49 से कम। ठीक है, तो ये वाले भी हमें अच्छे से याद रहने चाहिए। अभी पूछा है उच्च श्रेणी का, तो उच्च श्रेणी का कितना है 0.700 से 0.799। तो 0.700 से 0.799, ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी के आप ये जो 4 श्रेणियां दी हुई हैं इनके भी जो स्कोर दिए हुए हैं वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आंकड़ों में व्यापक भिन्नताएं हो और बड़ी संख्या में प्रक्षेपण निम्न मान की ओर केंद्रित हो तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप सर्वोत्तम होता है। ऑप्शन एक है अंगणितीय माध्य, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है माध्य प्रसरण और चौथा है मानक विचलन। तो कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप सर्वाधिक होगा, इसका ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा, माध्यिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु के समय के साथ रुझान को दर्शाता है। ऑप्शन एक है प्रवाह संचित,
दूसरा है रेखा ग्राफ, तीसरा है पाई आरेख और चौथा है प्रतिशत दंड आरेख। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका कि कौन सा किसी वस्तु के समय के साथ रुझान को कौन बताता है, ये बताता है ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा, रेखा ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मानचित्र प्रक्षेप पर क्षेत्र का आकार शुद्ध रहता है। ऑप्शन 1 है नोमोनिक, दूसरा है मर्केटर, तीसरा है बेलनाकार समक्षेत्रीय, चौथा है स्टीरियोग्राफिक। तो कौन सा मानचित्र प्रक्षेप है जिसमें आकार शुद्ध होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेलनाकार समक्षेत्रीय प्रक्षेप। इसको एक और नाम से जाना जाता है लैम्बर्ट। ठीक है, लैम्बर्ट महोदय ने इस प्रक्षेप का निर्माण किया था, इसलिए इसको लैम्बर्ट बेलनाकार समक्षेत्रीय प्रक्षेप भी कहा जाता है। और जो ये जो प्रक्षेप है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है जो उष्णकटिबंधीय, ठीक है, इनको एक बार नीचे देख लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है उष्णकटिबंधीय फसलों को दर्शाने के लिए। उष्णकटिबंधीय फसलें कौन कौन सी हैं, एक है इसमें जैसे आ जाएगा मतलब उष्णकटिबंधीय फसलें या जो रोपण कृषि होती है उनको दर्शाने के लिए, जैसे केला, ठीक है, काजू और चाय, कॉफी, ठीक है, और इसके अलावा है रबड़, नारियल, ठीक है। तो इन सब चीजों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेलनाकार समक्षेत्रीय प्रक्षेप का किया जाता है। इसका आकार शुद्ध होता है, एक इसकी विशेषता क्या है, इसका आकार शुद्ध होता है। लैम्बर्ट महोदय ने इसका निर्माण किया था, इसलिए इसको लैम्बर्ट बेलनाकार समक्षेत्रीय प्रक्षेप भी कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जो फसलें होती हैं उनको दर्शाने के लिए, जैसे केला, काजू, जो भी रोपण कृषि है, ठीक है, चाय और रबड़, नारियल, इन सबको दर्शाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में है मर्केटर। तो मर्केटर महोदय ने मतलब 1559 में इस प्रक्षेपण का निर्माण किया था। और इस प्रक्षेपण का जो मर्केटर महोदय का प्रक्षेपण है उसका यूज कहाँ होता है, ये जो है इसकी एक सबसे मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी, एक तो इसकी जो है आकृति शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध आकृति, शुद्ध आकृति और दिशा शुद्ध आकृति और इसकी दिशा भी क्या होती है, शुद्ध होती है, दिशा भी शुद्ध होती है। तो इसका यूज कहाँ किया जाएगा कि आकृति को भी शुद्ध दिखा रहा है और दिशा को भी शुद्ध दिखा रहा है। तो इसका यूज कहाँ होगा, एक तो नौ संचलन में, ठीक है, नौ संचलन में। एक इसका हो जाएगा पवनों की दिशा बताने के लिए, ठीक है, पवनों की दिशा बताने के लिए। और एक हो जाएगा महासागरीय धाराओं को बताने के लिए, ठीक है। ये इसका यहां से अलग हो जाएगा, ठीक है, एक तो पवनों की दिशा, एक हो जाएगा महासागरीय धाराओं को दर्शाने के लिए। महासागरीय धाराओं को दर्शाने के लिए। तो ये वाला भी बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। मर्केटर प्रक्षेप 1559 में मर्केटर महोदय ने, जो ग्रेडार्ड मर्केटर है, उन्होंने इसका निर्माण किया था। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, शुद्ध दिशा और शुद्ध आकृति को बताता है। और इसका यूज कहाँ होता है, नौ संचलन में, पवनों की दिशा बताने में और महासागरीय धाराओं को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति पत्रक संख्या पर सबसे अधिक विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। ऑप्शन 1 है स्थलाकृतिक पत्रक 53, दूसरा है स्थलाकृतिक पत्रक संख्या 53H, तीसरा है स्थलाकृतिक पत्रक संख्या 53H/10, चौथा है स्थलाकृतिक पत्रक संख्या 53H/10/3। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर कि निम्नलिखित में से किस स्थलाकृतिक पत्रक पर
पत्रक संख्या पर सबसे अधिक विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है? तो ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा। स्थलाकृतिक पत्रक संख्या 50H/10/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समय 105 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 105 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित किसी स्थान का स्थानीय समय है? जब 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह 10:50 बजे का समय होता हो, तो हमें कौन सा निकालना होगा? इसमें 105 डिग्री पर क्या समय होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो जैसे इसको कैसे निकालते हैं कि ये मान लो कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा जो है ये है 0 डिग्री। फिर उसके बाद में हम लेंगे 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देशांतर से अगर पूर्वी गोलार्ध में हम आगे की तरफ जाते हैं, इधर जाते हैं तो क्या होगा? समय प्लस में होगा और इधर जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में होगा। फिर इसके बाद में इस यहाँ कहा है कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ये मान लो कि ये 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर समय कितना है? यहाँ पर हम समय देखेंगे सुबह के 10:50। इसको AM लिख देते हैं, ये सुबह का है। और हमें पूछा है 105 डिग्री का, ठीक है, हमें यहाँ का पूछा है, ये मान लो ये है 105 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो हमें यहाँ का समय बताना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो 60 डिग्री और 105 डिग्री है उसके वो देशांतर का अंतर निकाल लेंगे, ठीक है। 105 और 60 डिग्री, तो इनका अंतर कितना आएगा? 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो हम सभी जानते हैं कि 15 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 1 घंटे का समय लगता है। 15 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे का, ठीक है, 15 डिग्री को पार करने में। अगर हम 45 डिग्री को पार करेंगे तो कितना लगेगा? 3 घंटे हमें लगेंगे, ठीक है। 45 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे लगेंगे। तो इस समय में 3 घंटे और ऐड कर देंगे, यहाँ पर 3 घंटे और ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 10 से 11:50, 12:50 और 1:50, यानी दोपहर का 1:50 हो गया। ये हमें लिखना है यहाँ पर दोपहर का, ठीक है। और हमें क्या पूछा है कि 105 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित किसी स्थान का स्थानीय समय क्या होगा? तो उसका स्थानीय समय देखो, जब 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अगर सुबह के 10:50 है तो उसी टाइम पे 105 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय रहेगा? 1:50 दोपहर का, ठीक है। तो अपना देखो सुबह सुबह तो आएगा ही नहीं, ठीक है, शाम भी नहीं आएगा, तो दोपहर का 1:50 बजे, ठीक है। ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। अगर देखो, अगर यहाँ से भी आगे की तरफ समय पूछ रहा है ना, तो हम इसको प्लस ही करेंगे। अगर हमें ये वाला टाइम दिया हुआ था कि 1:50 दोपहर का बजा है, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो अगर हम इधर जाते ना तो उसको माइनस करते, यानी 1:50 में से 3 घंटे माइनस कर देते, तो यही टाइम आता 10:50 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा दृश्यमान है? ऑप्शन 1 है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत सारे एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। पहला है 200 से 480 नैनोमीटर, दूसरा है 300 से 540 नैनोमीटर, और तीसरा है 400 से 700 नैनोमीटर, और चौथा है 500 से 900 नैनोमीटर। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जो स्पेक्ट्रम दृश्यमान है वो कौन सा हो जाएगा? 400 से 700 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्वितीयक आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कौन सा है? द्वितीयक आंकड़े, एक तो होता है प्राथमिक आंकड़े और एक होता है द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। तो प्राथमिक आंकड़े मतलब जो कच्चे आंकड़े, मतलब पर्सनली जाके या अप्रत्यक्ष रूप से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, तो वो होते हैं प्रत्यक्ष आंकड़े, वो प्राथमिक आंकड़े, ठीक है। तो इसमें द्वितीयक आंकड़े पूछा है कि इसमें नदी प्रवाह के अप्रकाशित आंकड़े शामिल होते हैं। दूसरा है, सरकारी मंत्रालयों के अप्रकाशित आंकड़े इस श्रेणी में आते हैं। तीसरा है, इसमें अर्ध सरकारी अभिलेखों के अप्रकाशित आंकड़े शामिल होते हैं। चौथा है, अप्रकाशित PhD शोध प्रबंध भी इस श्रेणी में आता है। तो द्वितीयक आंकड़ों में कौन सा आएगा? पहला है, इसमें नदी प्रवाह के अप्रकाशित आंकड़े नहीं, नदी प्रवाह जो है चेंज होता रहता है, इसलिए इसमें जो है ये द्वितीयक आंकड़े में काउंट नहीं होगा, ये प्राथमिक आंकड़ों में काउंट होगा, इसलिए पहला इसका गलत है। दूसरा है, सरकारी मंत्रालयों के अप्रकाशित आंकड़े
इस श्रेणी में आते हैं। हाँ, सही बात है कि जो जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं उनमें द्वितीयक आंकड़े बहुत सारे संकलित किए हुए होते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब प्रकाशित नहीं किया जाता, ठीक है? तो दूसरा सही है। तीसरा है इसमें अर्ध सरकारी अभिलेखों के अप्रकाशित आंकड़े, ये भी द्वितीयक आंकड़ों में आता है। चौथा है अप्रकाशित पीएचडी शोध प्रबंध भी इसी श्रेणी में आता है। तो ये जो थीसिस बनाई जाती है पीएचडी जो करते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है कि जो अप्रकाशित आंकड़े हैं वो भी द्वितीयक श्रेणी में द्वितीयक आंकड़ों में आते हैं। तो जिसमें पहला पहला कट हो रहा है वो अपना आंसर नहीं होगा, यानी तीनों ही गलत हो गए। पहले 1 2 3 गलत हैं और लास्ट में 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैवमंडल में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ के सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है बायोम। तो बायोम क्या है? जीवों की उनके भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया। जीवों की उनके भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया क्या है? बायोम। दूसरा है जीवमंडल, सभी पौधे, जीव और सूक्ष्म जीव, ये किस में आएगा? जीवमंडल में। तीसरा है पारिस्थितिकी, जैविक और अजैविक घटकों से युक्त तंत्र, पारिस्थितिकी है। चौथा है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? पौधों और जानवरों की प्रजातियों का संपूर्ण समूह और उनकी अंतःक्रिया। तो इसमें कौन सा युग्म सही है? पहला देखते हैं बायोम। बायोम क्या है? जीवों की उनकी भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया। नहीं, पहला गलत हो जाएगा। बायोम हम देखते हैं एक मतलब एक क्लाइमेट, मतलब एक निश्चित क्लाइमेट में कुछ जीव होते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव और बड़े जीव जंतु पेड़ पौधे भी होते हैं, वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही रहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं जैसे टेगा बायोम, ठीक है, सवाना बायोम, ठीक है, ये हम ऐसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है जीवमंडल, सभी पौधे, जीव और सूक्ष्म जीव हैं, तो दूसरा इसका सही हो जाएगा जीवमंडल में, ठीक है। तीसरा है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी में क्या कहा है कि जैविक और अजैविक घटकों से युक्त तंत्र। नहीं, ये युक्त तंत्र तो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, ये पारिस्थितिकी नहीं है, ठीक है। और एक और चीज अपने इसमें दी हुई है, जो पारिस्थितिकी शब्द है वो मतलब किसने दिया था? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हेक्कल ने, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। एक है पारिस्थितिकी तंत्र। तो तंत्र में क्या होता है कि तंत्र में जो जैविक अजैविक और घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक और पर्यावरण, इन सब के बीच में एक अंतःक्रिया होती है, उसे एक तंत्र का निर्माण होता है, उसको कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन इसकी गलत है इनके सामने। और एक और है जो पारिस्थितिकी तंत्र है, ये शब्द किसने दिया था? ये दिया था एजी टांसले ने, एजी टांसले, ठीक है। तो ये वाले शब्द भी हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता से सबसे समृद्ध क्षेत्र है? ऑप्शन एक है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दूसरा है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, तीसरा है समशीतोष्ण क्षेत्र और चौथा है टुंड्रा क्षेत्र। तो कौन से क्षेत्र हैं? जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र उनको कहा जाता है हॉटस्पॉट, ठीक है। और जो मतलब भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र होते हैं वो जैव विविधता के सबसे समृद्ध क्षेत्र होते हैं, ठीक है। और अपनी एनसीईआरटी में जो जैव विविधता के क्षेत्र हैं उनको कहा गया है हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट, ठीक है। और कितने हॉटस्पॉट बताए गए हैं इसमें अपने एनसीईआरटी में? 12 बताए गए हैं। और ये बहुत बार हर एग्जाम में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो इसका एक बार आंसर देख लेते हैं, वरना फिर से भूल जाएंगे कि जैव विविधता के सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन से हो जाएंगे? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र हैं वो जैव विविधता के सबसे समृद्ध क्षेत्र होते हैं। एनसीईआरटी में 12 दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हुए हैं एक बार फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको। दूसरा है कोलंबिया, कोलंबिया। तीसरा है इक्वेडोर, इक्वेडोर। चौथा है पेरू, ठीक है, तीसरा, और ये है चौथा। पांचवा है ब्राजील,
तो ये 5 तो मतलब मध्य अमेरिका का आ गया, एक तो मैक्सिको, और दक्षिण अमेरिका के 4 ये आ गए, मतलब कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और ब्राजील। उसके बाद में 6 नंबर पे कौन सा आएगा? 6 नंबर पे आएगा कांगो बेसिन, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है अफ्रीका का, वो आ जाएगा। ठीक है, कांगो। और एक है मेडागास्कर, मेडागास्कर। उसके बाद में इधर आएंगे, 8 नंबर पे है, 8 नंबर पर कौन सा आ जाएगा? भारत। 9 पर आ जाएगा चीन। ठीक है, 10 पर आ जाएगा मलेशिया, 11 पर आ जाएगा इंडोनेशिया, और 12 पर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 12 के 12 जो जैव विविधता केंद्र हैं वो हमें याद होने चाहिए, और एनसीईआरटी में इनका डायग्राम भी दिया हुआ है, वो भी आपको देखना है। लोकेशन भी आपको दिमाग में रहेगी, कौन कौन सा जो जैव विविधता क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है। एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले है मैक्सिको, उसके बाद में दक्षिण अमेरिका के 4 आएंगे, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और ब्राजील। फिर इधर आएंगे अफ्रीका में, तो अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और मेडागास्कर। फिर आएगा भारत और चीन, उसके बाद में मलेशिया, इंडोनेशिया, और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूआकृतियों को अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है सर्क, दूसरा है हिमोड, तीसरा है हॉर्न, चौथा है लटकती घाटी। तो इसमें पूछा है कि अधिक ऊंचाई से कम ऊंचाई की ओर। तो एक बार तो ये सभी की सभी जो आकृतियां हैं वो हिमानी से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे एक ऐसी स्थलाकृति बनती है, इसमें सबसे ऊपर ऊपर जो होता है ना, ये है हॉर्न। अपने एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो आल्प्स पर्वत है उसका है मैटर्न हॉर्न। ठीक है, आल्प्स पर्वत का ये भी हमें याद रखना है। आल्प्स पर्वत का कौन सा है? मैटर्न हॉर्न। और उसी प्रकार से अपने जो हिमालय है उसका है एवरेस्ट। ठीक है, यानी सबसे ऊंची चोटी जो हो गई वो एक तरीके से हॉर्न हो गई, सींग हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ हम आते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ हो जाएगा ये जो ऐसे सर्क, मतलब सर्क को कहा जाता है आरामदायक कुर्सी। तो जो ऐसे मतलब अपर्दन के द्वारा जैसे कुर्सी जैसी संरचना बनती है उनको कहा जाता है सर्क। ठीक है, सर्क। फिर उसके बाद में बनेगा लटकती घाटियां। जैसे जैसे हिमालय नीचे आती हैं तो यू आकार की, एक तो यू आकार की घाटी बनाती है, और यू आकार की घाटी में ही और घाटियां मतलब आकर के मिलती हैं, वो ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे कि वो उसमें आकर के लटक रही हो। ठीक है, तो ये मान लो कि यहाँ बनेगी लटकती घाटी, और सबसे लास्ट में हिमोड, जो हिमानी है उसके निक्षेपण से निर्मित जो स्थलाकृति होती है वो जो लास्ट में बनती है वो है हिमोड। तो आप ही देख लो इनका सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले हॉर्न है, फिर सर्क है, लटकती घाटी है, फिर हिमोड है। तो पहले 1 नंबर पे हॉर्न यानी तीसरा नंबर, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 में 3-3 दिया हुआ है स्टार्टिंग में, तो अपना तीसरा और चौथा कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा सर्क कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे। तो 1 नंबर 3 के बाद में 1 यानी पहले और दूसरे दोनों में है। उसके बाद में आएगा लटकती घाटी यानी 4 नंबर, यानी तीसरे में दूसरा जो है उसमें 3 1 4 2 सही क्रम अपना बैठ रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? ऑप्शन 1 है 80 किलोमीटर, दूसरा है 100 किलोमीटर, तीसरा है 120 किलोमीटर, चौथा है 140 किलोमीटर। तो अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 120 किलोमीटर के ऊपर एनसीईआर मतलब जो CO2 है उसकी मात्रा नगण्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा और दिया हुआ है कि 90 किलोमीटर पर 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक तो CO2 की मात्रा और एक जलवाष्प की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो ये दो और इसमें दिए हुए हैं 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेशित कण वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पाए जाते हैं?
ऑप्शन एक है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल। ठीक है, तो जो विद्युत आवेशित कण हैं वो कौन सी परत में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा, तापमंडल। ठीक है, जो तापमंडल है उसी में आयन मंडल को और बहिर्मंडल को शामिल किया जाता है। तो कई बार आयन मंडल भी नहीं दिया हुआ था, तापमंडल ही दिया हुआ था, तो उसका आंसर अपना तापमंडल सही हो जाएगा। ठीक है, और इन सब की एक बार ऊंचाई देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की जो औसत गहराई है वो है 13 किलोमीटर। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पर जो है इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा होती है 18 किलोमीटर के आसपास में, और ध्रुवों पर कितनी होती है? 8 किलोमीटर के आसपास में। फिर है समताप मंडल। समताप मंडल की है 50 किलोमीटर। ठीक है, फिर है मध्य मंडल। मध्य मतलब इसकी हो जाएगी 13 से 50 किलोमीटर, 13 से 50 किलोमीटर। और मध्य मंडल की कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर। और इसकी कितनी हो जाएगी? जो आयन मंडल है उसकी 80 से 400 किलोमीटर। ठीक है, और 400 किलोमीटर के बाद में क्या आ जाएगा? बहिर्मंडल आ जाएगा। तो जो क्षोभ मंडल है उसमें क्या है? जलवाष्प, धूल कण सभी क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, इसीलिए जो मौसम में जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। ठीक है, और क्षोभ मंडल में हम जैसे जैसे पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो एक सामान्य ताप पतन की दर हमें देखने को मिलती है। यानी प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर घट जाता है। ठीक है, ये हमें घटना देखने को मिलती है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या है? समताप मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो पृथ्वी तक पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। फिर है मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या है? देखो, इसमें क्षोभ मंडल में तो ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा था। फिर समताप मंडल में जाएंगे तो ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण क्या होता है कि तापमान फिर से बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम मध्य मंडल में पहुंचेंगे यानी 80 किलोमीटर के आसपास पहुंचेंगे तो -100 डिग्री के आसपास, -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा? बहिर्मंडल में घटती दर के साथ में टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त सौर विकिरण का अक्षांशीय अधिशेष क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अक्षांशों तक सीमित है? ऑप्शन एक है 55 डिग्री 00 मिनट उत्तर दक्षिण अक्षांश के बीच। ठीक है, दूसरा है 50 डिग्री से 30 मिनट उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच। तीसरा है 45 डिग्री से 30 मिनट उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच। और चौथा है 40 डिग्री से 00 मिनट उत्तर दक्षिणी अक्षांशों के बीच। तो ये प्राप्त सौर विकिरण का अक्षांशीय अधिशेष क्या है? देखो यहाँ पर थोड़ी स्पेस नहीं है ना, फिर भी एक बार छोटा सा डायग्राम बना करके हम देख लेते हैं कि कुछ क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे ठीक है, ये है 0 डिग्री अक्षांश, ये है 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश एक ये है 40 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 40 डिग्री ये है नॉर्थ और ये है साउथ। फिर उसके बाद में क्या जाएगा? 0 डिग्री नॉर्थ और इधर 0 डिग्री साउथ। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं, ये मान लो ये अपना सन है, तो इसकी किरणें 40 से यानी भूमध्य रेखा से और 40 डिग्री अक्षांशों के बीच, नॉर्थ और साउथ के बीच में सूर्य की किरणें मतलब ज्यादा गिरती हैं और वहां से जो उष्मा का उत्सर्जन है पार्थिव विकिरण के रूप में कम हो पाता है। तो उससे क्या होता है, मतलब उष्मा तो ज्यादा ले रहा है ये वाला जो क्षेत्र है और छोड़ कम रहा है। उससे क्या होगा कि यहाँ पर कुछ उष्मा जो है शेष बची रह जाती है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में कुछ उष्मा क्या होती है? शेष बची रह जाती है, यानी उष्मा का सरप्लस हमें देखने को मिलता है। इसीलिए 0 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में अधिशेष क्षेत्र, अक्षांशीय क्षेत्रों क्या कहा जाता है? अधिशेष क्षेत्र कहा जाता है। और 0 से मतलब 40 से और जो 0 डिग्री अक्षांश है, मतलब ये जो 90 डिग्री अक्षांश है, इसके बीच में क्या होता है कि सूर्य की किरणें प्राप्त तो कम होती हैं लेकिन निकलती ज्यादा है, पार्थिव विकिरणों के रूप में निकलती ज्यादा है। तो यहाँ क्या होगा? उष्मा जो है, उष्मा की हमें कमी देखने को मिलती है, यानी डेफिसिट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो 0 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश है उसको क्या कहा जाता है? अक्षांशीय अधिशेष क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया अच्छे से? मतलब भूमध्य रेखा से और 40 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री दक्षिण, उसमें क्या होता है? सूर्य से आने वाली जो उष्मा प्राप्त होती है पृथ्वी को, ठीक है,
वो और उस वापस जाने वाली उष्मा, उसमें क्या होता है कि आने वाली तो ज्यादा है इन क्षेत्रों में, मतलब ज्यादातर क्या होता है कि मतलब बादलों के कारण क्या होता है, बादलों के कारण वो जो पार्थिव विकिरण है ज्यादा निकल नहीं पाती है, तो इससे क्या होता है कि कुछ उसमें शेष बची रह जाती है, उसको कहा जाता है अधिशेष। लेकिन 40 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में क्या होता है, जितना सूर्य तप प्राप्त होता है उससे ज्यादा पार्थिव विकिरणों के रूप में उष्मा निकलती है, इसलिए वहां पर क्या होगा, उष्मा की कमी होगी, डेफिसिट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर कोरियोलिस बल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन एक है 70 डिग्री, दूसरा है 50 डिग्री, तीसरा है 30 डिग्री, चौथा है 10 डिग्री। तो कोरियोलिस बल हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश से ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश से हम जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, 0 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की तरफ जाने पर जो कोरियोलिस बल है वो अधिक होता है, यानी 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर कोरियोलिस बल सबसे कम होता है, और जो ध्रुवों पर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वहां पर कोरियोलिस बल सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पूछा है 70 डिग्री, देखो ये मान लो कि 10 डिग्री यहाँ आ गया, 50 आ गया, 70 आ गया, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर, ये मान लो कि 70 यहाँ है, ठीक है, उसके बाद में 50 हो गया है, 30 हो गया, ये मान लो एक और 10 की हो गई, तो सबसे ऊपर कौन सा अक्षांश है, सबसे ऊपर है 70 डिग्री, तो सबसे ज्यादा कोरियोलिस बल कहाँ होगा, 70 डिग्री अक्षांश पर, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रकृति मानव संबंध के संदर्भ में एक मध्यम मार्ग को अपनाया है? ठीक है, पहला है रेडजेल ने, दूसरा है विडाल डी लाब्लास ने, तीसरा है ग्रिफिथ टेलर ने, और चौथा है हम्बोल्ट ने। तो किसने प्रकृति और मानव के संबंध के का बीच का मार्ग किसने अपनाया था? सबसे पहले हम देखते हैं रेडजेल। रेडजेल ने क्या माना है, रेडजेल ने निश्चयवाद को माना है, निश्चयवाद या पर्यावरणवाद। ठीक है, पर्यावरणवाद, इसमें क्या होता है कि प्रकृति को सर्वे सर्वा माना जाता है, ठीक है, कि जो भी कर रही है वो प्रकृति ही कर रही है, सब कुछ प्रकृति के अंडर में है, जो चाहे वो प्रकृति कर सकती है। ठीक है, प्रकृति पर कोई और अपना अधिकार नहीं जमा सकता, प्रकृति सब पे अधिकार जमा के रखती है, ऐसा कुछ करके जो है इसमें पर्यावरण निश्चयवाद में आता है, और इसके सबसे बड़े समर्थक वो हुए हैं रेडजेल हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है विडाल डी लाब्लास। विडाल डी लाब्लास क्या है, ये संभववाद को समर्थन करते हैं, संभववाद। ठीक है, संभववाद में क्या होता है कि ये जो है जो संभववाद को अपनाने वाले हैं विडाल डी लाब्लास, ये कहते हैं कि मानव के हाथ में ही सब कुछ है। ठीक है, मानव चाहे तो प्रकृति को चेंज कर सकता है, मानव प्रकृति पे अपनी छाप छोड़ता है, मतलब ये सब कुछ सारे सर्वे सर्वा जो है मानव को मानते हैं। ठीक है, ये मानेंगे पर्यावरण को, और ये मानेंगे मानव को, और ये प्रकृति को, यानी प्रकृति ही सब कुछ है। संभववाद मानता है कि मानव ही सब कुछ है। तो इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला है नव निश्चयवाद, जिसको कहा है नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद। ठीक है, यानी प्रकृति और मानव के बीच जो संबंध है वो क्या है, नव निश्चयवाद। और ये किसने कहा था, ये किसने दिया है, ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया है, ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है? यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल के उसको बोने ग्रह आते हैं उनकी श्रेणी में इसको शामिल किया है। ऑप्शन नंबर एक है 2004, दूसरा है 2006, तीसरा है 2008, चौथा है 2010। ठीक है, जैसे हम सभी जानते हैं कि पहले हमारे 9 ग्रह हुआ करते थे, अब प्लूटो को हटा दिया है, तो अब कितने ग्रह हो गए हैं, अब हमारे 8 ग्रह हैं। तो प्लूटो को कौन से ग्रह में शामिल किया गया है, अगस्त 2006 में, अगस्त 2006 में इसको बोने ग्रह की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, बोने ग्रह की श्रेणी में शामिल किया गया है। बोने ग्रह और कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 2003, ठीक है, एक है यूबी 313, और एक हो गया प्लूटो। ठीक है, तो ये 3 बोने ग्रह हैं, प्लूटो 2003, यूबी 313। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अगस्त 2006 में ऑप्शन नंबर अपना 2 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है आंतरिक भाग में चट्टानों के भीतर प्रवेश करके जमी हुई मैग्मा की क्षैतिज परत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन एक है बैथोलिथ, दूसरा है लैकोलिथ, तीसरा है डाइक, चौथा है सील। तो जो आंतरिक भाग है उसमें यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें जो क्या होता है कि मैग्मा अलग अलग स्थलाकृतियों में अलग अलग आकृतियों में जम जाता है और उन अलग अलग आकृतियों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब तरल तप्त मैग्मा पृथ्वी के धरातल के बाहर आता है तो उसको लावा कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जब मैग्मा क्षैतिज रूप में यानी ऐसे जमा हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? सबसे पहले हम देखते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बैथोलिथ है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अधिक गहराई पर यानी सबसे अधिक गहराई पर हमें जो देखने को मिलती है गुंबदाकार संरचना, गुंबदाकार, ठीक है, गुंबदाकार स्थलाकृति हमने देखने को मिलती है वो है बैथोलिथ। ठीक है, इस प्रकार की स्थलाकृति हमें देखने को मिलती है ऐसे। ये हो गया बैथोलिथ। फिर है लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या है कि जब मतलब ये भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में लेकिन इससे थोड़ा ऊपर, ठीक है, अधिक गहराई में नहीं, ये तो है अधिक गहराई में, ये कम गहराई में। ये भी कैसी संरचना है, ये गुंबदाकार है, गुंबदाकार। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये गुंबदाकार होने के साथ साथ में ऐसे गुंबदाकार होने के साथ साथ में एक पाइप के द्वारा एक मैग्मा चैम्बर से भी जुड़ी हुई रहती है लैकोलिथ में। डाइक क्या है, डाइक जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में लावा का जमाव जब ऊर्ध्वाधर हो जाता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर हो जाता है यानी ऐसे खड़ा दीवार के रूप में, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, डाइक कहा जाता है। फिर है सेल। सेल क्या है कि पृथ्वी की संरचना में जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जब लावा का जमाव क्षैतिज रूप में होता है यानी ऐसे एक परत के रूप में होता है तो उसको कह दिया जाता है शील। सील का ही एक और रूप है सीट। ऐसे पतली चादर के रूप में जब लावा का जमाव होता है तो उसको कह दिया जाता है सीट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्षैतिज परत के रूप में कौन सा जमा होगा, इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर अपना 3 सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर अपना 4 सही हो जाएगा, सील। उसके बाद में इसके अलावा एक और है, एक है लैकोलिथ, लैपोलिथ, लैपोलिथ। ठीक है, लैपोलिथ में क्या है, जब मैग्मा का जमाव एक बेसिन के रूप में या एक तस्त्री के रूप में जमा होता है, ठीक है, तस्त्री के रूप में जमा होता है मैग्मा का, तो उसको कहा जाता है लैपोलिथ। एक होता है फैकोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसे बेसिन के रूप में ऐसे जमा होगा मैग्मा का। ठीक है, फैकोलिथ में क्या होगा, जब मैग्मा का जमाव ऐसे लहर के रूप में अपनति और अभिनति में होता है तो उसको कह दिया जाता है फैकोलिथ। ठीक है, तो ये जो सभी आकृतियां हैं ये हमें याद होनी चाहिए, इनका जो स्ट्रक्चर है इस तरह की वो भी हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत और महाद्वीप निर्माण करने वाले बलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन एक है वे चट्टान के दबाव में परिवर्तन का कारण बनते हैं। दूसरा है चट्टान के आयतन में परिवर्तन का कारण बनते हैं। तीसरा है चट्टान के तापमान में परिवर्तन का कारण बनते हैं। चौथा है चट्टान के संगठन में परिवर्तन का कारण बनते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें कि पर्वत और महाद्वीप निर्माण में कौन से पर्वत और महाद्वीप निर्माण करने वाले बलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ताप, दाब और आयतन, ठीक है, ये तीनों ही जो है प्रभावित होते हैं, संगठन में परिवर्तन कारण बनते हैं नहीं, चौथा गलत हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 अपना सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें चौथा है वो सब कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाह्य बल और उससे उत्पन्न भू आकृतियां सुमेलित चयन कीजिए। बाह्य बल का और उससे उत्पन्न आकृतियों के सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। पहला है तटीय कोल, दूसरा है जलीय, यू वाला है ये, ठीक है, यू वाला, ऐसे है, यू वाला, ठीक है। तीसरा है हिमनदीय ड्रमलिन,
चौथा है वायुजनित भृगु। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से बल के द्वारा कौन सा जो है कौन से कारक के द्वारा कौन सी शिलाकृति निर्मित है। पहला है कॉल, देखो कोल, सर्क, ठीक है, अरेत और यू आकार की घाटी, ठीक है, लटकती घाटी, ड्रमलिन, ड्रमलिन, अरेत, अरेत तो आई है ना। तो ये सब किससे निर्मित है? ये है हिमानी से निर्मित है, ना कि तटीय क्षेत्रों से निर्मित, ठीक है। ये सब किससे हैं? ये है हिमानी से निर्मित। दूसरा है युवाला। युवाला किससे निर्मित है? ये भौम जल से, ठीक है। ये कास्ट शिलाकृति है, कास्ट शिलाकृति है। इसके अलावा कास्ट शिलाकृतियां कौन कौन सी हैं? एक होती है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, लैपीज है, ठीक है, युवाला हो गया, लैपीज हो गया, एक निपात रंध्र हो गया, ठीक है, ध्वस्त रंध्र हो गया, ठीक है। ये सब किस में आएंगे? ये जो है शिलाकृति जो है कास्ट शिलाकृतियों में आएगा। तीसरा है हिमानी। हिमानी से निर्मित ड्रमलिन, ये अभी हमने देखा है, ठीक है। तो तीसरा इसका आंसर सही हो जाएगा। भृगु किससे है? भृगु जो है समुद्री तरंगों से निर्मित है। और इसके अलावा समुद्री तरंगों से और निर्मित कौन कौन सी है? स्पिट है और रोध है, रोदिका है, ये सब किससे हैं? तरंगों के द्वारा निर्मित शिलाकृतियां हैं, ठीक है। तो आज की अभी की ये मतलब जो थर्ड पार्ट है अपना, यही कंप्लीट होता है और इसी को कंटिन्यू करते हुए हर दिन आपको इससे मतलब 20 क्वेश्चन के रोज आपको वीडियो देखने के मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।